आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का व्यवहारिक विषय बहुत सुंदर विषय है, सुखी पारिवारिक जीवन। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जीता है और मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है, परिवार कहा जाता है। पशुओं का भी समाज होता है, उसको समज कहते हैं। पक्षियों का भी परिवार होता है। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे देश के विभिन्न विभिन्न अभयारण्य, जैसे कि भरतपुर का, ताल चापर का, जैसलमेर का, उन अभयारण्यों में विदेश से सर्दी के दिनों में बहुत से पक्षी उड़ करके आते हैं। और वो जब आते हैं हमारे देश के अंदर, तब वो एक सीधी पंक्ति बनाकर आते हैं। वह भी उनका परिवार है, वह भी उनका समाज है। तो व्यक्ति परिवार के बिना जी नहीं सकता, क्योंकि उसके शरीर के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये प्राथमिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये सारी सुविधाएं परिवार से मिलती है, समाज से मिलती है। तो हम अधिकतर समय, हमारे जीवन का 2/3 समय जो है परिवार के साथ में निकालते हैं। दिन में भी देखिए आप, 10 to 5 ऑफिस में या कार्य प्रणाली में रहते हैं, जहाँ भी कोई बिजनेसमैन है, फैक्ट्री वाला है, अधिकतम 12 घंटे समझ लो, लेकिन 12 घंटा तो अवश्य ही व्यक्ति परिवार के साथ में रहता है। परिवार किसे कहा जाता है? हमारे नज़दीकी लोगों के समूह को परिवार कहते हैं। उसके अंदर माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी और भाइयों की बहुआं, पोते पोतियां, ये सब एक साथ रहते हैं। पुराने जमाने के अंदर जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। 50-50, 100-100 लोग, 2-2, 3-3 जनरेशन एक ही जगह पर, एक ही चूल्हे पे भोजन के साथ में रहते थे। वो बड़ा सुखी जीवन हुआ करता था। उसका कारण ये है कि मान लीजिए परिवार के अंदर कुल कमाने वाले, जॉइंट फैमिली में 5 लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बच्चों की पढ़ाई, उसका भरण पोषण, उसका भोजन और सारा सब कुछ ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता है। ये जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा सुख था कि हमारा जितना भी सुख और दुख है वो शेयर हो जाता था, और उसके साथ साथ में स्ट्रेंथ भी मल्टीप्लाई होती थी। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। उस न्यूक्लियर फैमिली के अंदर हम 2 हमारे 2, और आजकल तो हम 2 हमारे 1 का फॉर्मूला चल पड़ा है। इतने छोटे छोटे परिवार हो गए हैं। वो अकेला व्यक्ति जो है कोल्हू के बैल की तरह होता है कि कमाने जाए तो वह जाए, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाए तो वह जाए, बैंक का काम करे तो वह करे, घर का सामान लाए तो वह लाए, घर का कोई सदस्य बीमार पड़ गया है तो वह जाए, किसी भी फ्रेंड सर्किल में जाना हो वह अकेला जाए, कुछ रिलेशन जो है रिलेशन में गमी हो जावे या कोई सुख का जो है वो फंक्शन हो, उसमें वो अकेला जाए। अब अकेला व्यक्ति कहाँ कहाँ जाएगा, और अगर स्वयं बीमार पड़ गया तो सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। ये सबसे और सुख दुख
शेयर नहीं होता है, सुख दुख कई गुणा गुणित हो जाता है, जो बढ़ जाता है। सुख तो ठीक है, चलो बढ़े तो अच्छा है, लेकिन दुख जो है वह मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ जाता है। खैर, जो भी अलग अलग सिस्टम है, और ये न्यूक्लियर फैमिली क्यों हुई, अगर सही पूछा जाए तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का सीधा असर हमारी भारतीय संस्कृति वेस्टर्न से ईस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर पड़ा है। हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कॉपी बिना सोचे समझे नकल करने जा रहे हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हर रहन सहन आचार विचार हमारे पर हावी हो गया है। उनका सिस्टम अलग है, हम उनके सिस्टम की कोई नुक्ताचीनी नहीं करते हैं, वो अपना जीवन जी रहे हैं। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो बहुत सेंचुरीज टुगेदर से चल रही है, लेकिन हमारा सिस्टम अलग है। भारत जो है एक अध्यात्म देश है, एक शाकाहार देश है, और इसकी रग रग के अंदर अध्यात्म धर्म समाया हुआ है। हम भौतिकता को कम असर देते हैं और आध्यात्मिकता को स्थान ज़्यादा देते हैं, जबकि बेसिकली वेस्टर्न सिविलाइजेशन भौतिकता को और जो इंद्रिय सुख को अधिक स्थान देती है। बहुत कम आत्मा और स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो जानते हैं, जानना पसंद करते हैं, या उनकी जो है उसके बारे में इतनी गहरी कोई व्याख्या नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस परिवार में हम रह रहे हैं, अब जैसा भी है, चाहे आपकी न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, तो उसके अंदर सुखी जीवन कैसे जिए, तो हम कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे। उन सूत्रों के आधार पे हम कह सकते हैं, और हमें एक गाइडलाइन मिल जाएगी सुखी जीवन जीने की। उन सूत्रों को एक एक करके हम लेते हैं। तो पहला सूत्र है सहनशीलता। पारिवारिक जनों के बीच में सहनशीलता होती है तो वह परिवार अच्छा चलता है, सुखी परिवार होता है, समृद्ध परिवार होता है। सहनशीलता का अर्थ यह है, अगर दादा ने पोते को कह दिया और पत्नी ने पति को कह दिया, या पति ने जो है पत्नी को कह दिया, भाई ने भाई को कुछ बोल दिया, कुछ हिदायत दे दी, कुछ जो है नरमाई से बोल दिया, कुछ करड़ाई से बोल दिया, तो उसी क्षण प्रतिक्रिया नहीं करनी। सहनशीलता का अर्थ है कि जब कहा जाए उसी समय प्रतिक्रिया न करके प्रतिक्रिया विरति करनी चाहिए, यानी उस चीज को हमने सहन कर दिया। अब मान लीजिए उनके आदेश के अंदर कोई क्रोध है या आदेश गलत दिया गया है, तो जब भाई साहब शांत हो जावे या आपकी पत्नी शांत हो जाए, तो धीरे से अकेले में कहा जा सकता है कि तुम्हें इतनी कठोर भाषा नहीं बोलनी चाहिए, मुझे कुछ कहना है तो आप प्रेम से बोलो, मैं कौन सा काम करता नहीं हूँ, तुम्हारी बात मानता नहीं हूँ, और अगर कहा भी जाए कठोरता से तो मुझे अकेले में कहा करो, तुमने तो सबके सामने कही तो उससे मेरी इंसल्ट होती है। और धीरे धीरे ये आदत बढ़ती जाएगी हमेशा लोगों के बीच में नुक्ताचीनी करने की, तो उससे हमारे रिलेशन संबंध खराब होंगे, और जहाँ रिलेशन पारिवारिक खराब होते हैं वहाँ टेंशन हो जाती है। व्यक्ति को सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है पारिवारिक जो है समस्याओं का, और खास करके पति पत्नी की समस्या ऐसे होती है भयंकर कि वो किसी को कह भी नहीं सकता है, और दोनों अगर हिलमिल करके चलते हैं तो कहा जाता है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। यानी ये दो जो है शरीर होते हैं, आत्मा एक होती है, दोनों इतने जॉइंट रहते हैं, दोनों का दायित्व इतना है कि एक दूसरे को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और दोनों के दायित्व से ही अच्छा परिवार, अच्छा घर बनता है। और पत्नी के लिए तो कहा जाता है कि वह पुरुष की अर्धांगिनी है। भगवान शिव का फोटो देखें तो आधे अंग के अंदर शिव जी है और आधे अंग के अंदर पार्वती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि पार्वती बिना शिवजी अधूरे हैं, शिवजी बिना पार्वती अधूरी है।
तो ग्रस्त जीवन के अंदर स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है, क्योंकि उनका एक मिनट भी उन दोनों के सहयोग के बिना काम नहीं चलता। कैसे नहीं चलता, मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति है, पुराना सिस्टम समझो या अभी आज का सिस्टम समझो, व्यक्ति कमाने के लिए बिजनेस करने जाता है, नौकरी करने जाता है, या किसी न किसी माध्यम से वो कमाने के लिए घर से निकल जाता है, जो उसका निर्धारित ड्यूटी होता है। तो अब उसके बाद के अंदर जब वो वापस आता है तो उसको भूख लगी होती है, उसको खाना खाना होता है, और कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, कपड़े धोने होते हैं, प्रेस कराने होते हैं। घर गृहस्थी का सामान जो है, हमारी राजस्थानी में कहावत है कि तामणी तेरे वाना मांगे, यानी जब कभी भी हम जो है चूल्हे के ऊपर जो है किसी को भगोले को चढ़ा देते हैं तो उसकी पूर्ति करने के लिए 13 आइटम चाहिए, हल्दी चाहिए, धाना चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए, इत्यादि इत्यादि चाहिए। तो कहने का अर्थ है बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। गृहिणी उन सब चीज़ों को लाने में, संवारने में, पकाने में, घर की सफाई करने में, घर को डेकोरेट करने में, बाल बच्चों को पालने के अंदर, बाल बच्चों को सुसंस्कार देने के अंदर, उनको स्कूल भेजने में लगभग मोर देन 50% काम वो शेयर कर लेती है, व्यक्ति फ्री रहता है। लेकिन अगर दोनों के बीच में अनबन है या पत्नी नहीं है, छोटी उम्र के अंदर जो जवानी की अवस्था में पत्नी चली गई, तो उस पति का या पति चला गया, उस पत्नी का आप हाल देखो कि वो बेहाल हो जाती है, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलता। वो दुख के आंसू जो है वो उसके दुख के आंसू निकलते रहते हैं, वो दुखी रहती है। तो सुखी पारिवारिक जीवन कब होता है कि हमारे सभी सदस्यों के बीच के अंदर अच्छा तालमेल होना चाहिए। उसके लिए हमने एक सूत्र दिया, सहनशीलता। दूसरा सूत्र है त्याग की वृत्ति। देखिए, परिवार में चाहे हम 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो घर में कोई भी आइटम बनता है, अच्छा बनता है, तो वो आइटम सबको इक्वली शेयर किया जाता है। जैसे कि घर के अंदर जो है खाने के लिए अच्छे लड्डू बन गए, तो 10 मेंबर है और 10 लड्डू है, तो एक एक सबको दिया जाएगा। अब ये किसी भी मेंबर ने 3-4 लड्डू खा दिए तो क्या होगा कि बाकी के लोग ये चिंतन करेंगे, जिनको हिस्सा नहीं मिलेगा, कि देखिए हमारे साथ में कितना पक्षपात हो रहा है, मेरे भाई के लड़के के साथ कितना पक्षपात हो रहा है, मेरी पोती के साथ कितना पक्षपात हो रहा है कि उसको लड्डू दिया ही नहीं गया। तो उससे क्या होता है कि घर के अंदर विषमता, परिवार में विषमता फैलती है, और वो जो है दुख को जन्म लेती है, वो आपसी जो है दुर्भावना को जन्म देती है। तो त्याग की वृद्धि का अर्थ ये है कि अपना जितना हिस्सा हो उससे अतिरिक्त न लिया जाए। और अच्छा व्यक्ति तो वो होता है अपने हिस्से का भी दूसरे को समर्पित समय समय पर करता रहे, वह तो और भी अच्छा जो है व्यक्ति हो सकता है। तो त्याग की वृत्ति होना जरूरी है। तीसरा सूत्र है विनयशीलता। देखिए, विनय है सब गुणों की खान है। अगर एक विनय आ जाता है तो सारे विनय, सारे गुण वहाँ के इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे होते हैं कि आपके मीठा गुड़ पड़ा है और मक्खियाँ इधर उधर है, तो मक्खियों को सुगंध आती है, वो सारी मक्खियाँ उस गुड़ पे आके भिन भिनाने लग जाती है, क्योंकि वो उनका स्वादिष्ट भोजन है, वो उनका जो है रुचिकर विषय है, वहाँ आ जाता है। तो इसी तरीके से जो है हमें जो है विनयशीलता ऐसी चीज है कि सारे गुण हैं ऑटोमेटिकली वहाँ आना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको अच्छा स्थान मिलता है, वहाँ उनको प्रेस्टीज मिलती है, वहाँ उनको क्रेडिट मिलती है। और दुर्जन व्यक्ति के पास में गुण जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ हमारी इंसल्ट की जाएगी। उसका काम तो दुर्जनता करना है, उसका काम तो जो है वो मिसबिहेवियर करना है, तो हम लोग तो यूं ही पीटे जाएंगे, हमारी जो हाल बेहाल होगा
और हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो सद्गुण है, दुर्गुणी के पास में, दुर्जन व्यक्ति के पास में जाना पसंद नहीं करते हैं, वो सज्जन व्यक्ति के पास में गुण आना पसंद करते हैं। तो विनय है, सब गुणों की खान कही गई है कि इसमें से जो है सारे गुण निकलते हैं। अब आप देखिए कि विनयशील कोई भी घर का सदस्य होता है, बड़ों को प्रणाम करता है और जो है मीठा बोलता है, और माता पिता के, दादा दादी के छोटे मोटे काम कर लेता है, उनको कहीं छोड़ना हो तो छोड़ देता है, कोई चीज़ मंगवाई जाती है तो वो तुरंत ला करके दे देता है, कहीं पर भी जो है वो कोताही नहीं बरतता है। ऐसा विनयशील व्यक्ति होता है, वो सबको प्रिय होता है और सबके लिए वंदनीय, स्तुत्य और अनुकरणीय होता है। तो हमें विनय का गुण रखना चाहिए। विनय के गुण से जो है वो ऑटोमेटिकली आदमी का विकास होता है, व्यक्तित्व विकास होता है, उसकी प्रेस्टीज बढ़ती है और उसके साथ साथ में उसको रेस्पेक्ट भी मिलता है। तो ये एक सुखी पारिवारिक जीवन जीने का एक सूत्र जो है विनयशीलता हमको मिला। अगला जो है समय प्रबंधन। अगर हमको सुखी पारिवारिक जीना है, जीवन जीना है, तो टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। ईश्वर ने हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए हैं, 25 घंटे किसी को नहीं दिए हैं। 24 घंटे में उसका निर्धारित कार्य करना है। तो व्यक्ति जो है अगर 24 घंटे में 12 घंटे सोता ही रहे तो पीछे 12 घंटे में 3-4 घंटे अपने शारीरिक स्नान इत्यादि वो करता है, तो 7-8 घंटे में उसका काम 12 घंटे का है, तो 8 घंटे में वो कैसे पूरा करेगा? उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। इसका मतलब कुछ न कुछ जरूर जो है रोज निर्धारित चीज़ है वह छूटती रहेगी और निर्धारित चीज़, कमिटमेंट की चीज़ जब छूटती जाएगी तो लोगों के अंदर उसकी रेपुटेशन गिर जाएगी और लोग कहेंगे ही इज़ नॉट ए मैन ऑफ द वर्ड्स। ये कहता कुछ है, करता कुछ है, ये टाइम दे देता, टाइम पे जो है काम पूरा करके नहीं देता है और एक दिन की बात नहीं, हमेशा यही करता है। तो उस व्यक्ति की जो है फिर समाज में या जो है वो प्रतिष्ठानों के अंदर जितनी इज्जत होनी चाहिए, जितनी क्रेडिट होनी चाहिए, उतनी उसको मिलती नहीं है। तो अब हम आपको बतावें, एक गुण टाइम मैनेजमेंट का हो गया। अब अगले गुण की बात करें तो व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता का अर्थ हो गया हम किसी के साथ में ऐसा बिहेवियर न करें जो हमको भी पसंद नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई मुझे गाली दे, तो आप भी दूसरे को गाली मत दो। आप ये चाहो कि लोग मेरा सम्मान करें, तो आप भी लोगों का सम्मान करो। आप चाहते हो कि लोग मेरी बात को सुने, तवज्जो दे, तो आप भी दूसरों की बात को सुनो, उसको तवज्जो दो, तो निश्चित तौर से आपका जो है तवज्जो मिलेगी। आप चाहते हो कि मुझे सम्मान मिले, तो आप भी दूसरों को चला करके सम्मान दो, तो आपको लोग पलकों पर बिठा देंगे। तो कहने का अर्थ ये होता है कि हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलता है। आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप किसी का तिरस्कार करोगे तो आपका तिरस्कार मिलेगा। और अगली बात मैं जो सुखी पारिवारिक जीवन के लिए बताना चाहता हूँ कि हैबिट ऑफ सेविंग। देखिए, हर व्यक्ति के सुख भी आता है, दुख भी आता है। सुख के दिनों के अंदर तो हम आराम से अपना जीवन यापन करते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन दुख की घड़ी आ जावे, यानी हम बीमार हो जावें, हमारे कोई एक्सीडेंट हो जावे, हमारे कोई घाटा लग जावे, या हमारा धंधा नहीं चले और हमारे घर पे जो बाल बच्चों की ब्याह शादी की पढ़ाई के बड़े बड़े खर्चे आ जाते हैं, तो उनको मीट आउट करने के लिए सेविंग एक बहुत बड़ा संबल होता है। सेविंग एक बहुत बड़ा सुकून, शांति देने वाला जो मीडियम होता है। खट वहाँ से जो बचत किया हुआ पैसा है उसका उपयोग कर लिया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। उदाहरण के तौर पर देखिए, आपके 2 बच्चे हैं, तो बच्चा होते ही आपने जो है 2000, 5000, 10,000 जैसी जैसी आपकी सेविंग पॉसिबल है,
तो आपके वेतन में से जो है वो ऑटोमेटिकली SIP करा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करा दिया, तो वो 2-5 हज़ार रुपया जितना भी है ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से ही कटता रहेगा निर्धारित तिथि को। आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आपको मात्र उतना फंड रिजर्व रखना होता है। यूं करते करते बच्चा 18 साल 21 साल का हो जाता है और वह कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसके पास में लाखों रुपए जो है वो बढ़ करके SIP का जो है म्यूचुअल फंड का हो जाता है। और भी बहुत से सिस्टम है, FD करवा दी, लेकिन ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है बहुत पॉपुलर है। ये सिस्टमेटिक होता है और ये अप डाउन को एडजस्ट करता है। कभी आपने ज़्यादा सेंसेक्स पे पैसा जो है वो आपका जमा हो गया तो लोअर भी आता है, तो लोअर में भी जब एवरेज बनता जाता है। SIP के अंदर एवरेज बन करके अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बचत करने का अच्छा गुण है, ये भी सुखी पारिवारिक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। और सुखी पारिवारिक जीवन के लिए हम एक आपको सूत्र देना चाहते हैं, वो है हमारी लाइफ स्टाइल। देखिए, जो लाइफ स्टाइल जीवन जीने की पद्धति है, उसका हमारे विकास में, हमारे सुख में, हमारे जो प्रेस्टीज प्राप्त करने के अंदर बहुत बड़ा स्थान है। क्यों? लाइफ स्टाइल का अर्थ होता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। हर चीज व्यवस्थित रहती है, समय पे उठना, समय पे बैठना, समय पे खाना, समय पे ऑफिस जाना, समय पे विश्राम करना, समय पे काम करना। तो हम जब उसको एडजस्टमेंट करके चलते हैं तो हमें जो है दिन भर के जो निर्धारित काम करने में समय पर ऑटोमेटिकली वो हो जाते हैं। और ये आपको जो एक गुण अच्छे सुखी पारिवारिक जीवन के लिए बताना चाहते हैं कि असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज। आप जो है अगले दिन की प्लानिंग पहले दिन ही कर लो, सोने के पहले, कि कल मुझे ये काम करना, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी। तो जब आपकी प्रायोरिटी या तो मानसिक रूप से बना लीजिए या आप पेपर पे लिख लीजिए, भूल पड़ जावे तो आपने ऑटोमेटिकली उसी समय में नेक्स्ट डे में पहला काम वही करो फर्स्ट प्रायोरिटी का, फिर दूसरा सेकंड प्रायोरिटी का, थर्ड प्रायोरिटी का। तो आप देखोगे कि आपके जितना भी कष्ट का, दुख का और जो टेंशन का कोई कारण नहीं बनेगा। क्यों? वो काम तो वेल प्लान्ड है, वो होना है, वो टाइम से हो जाता है और आपने वही जरूरी काम के बारे में सोचा ही नहीं और उसका समय आ गया करने का। फिर आप हड़बड़ाहट करते हो, हड़बड़ाहट के अंदर आप कभी गिर जाते हो। और हमेशा जो है एक राजस्थानी में कहावत है कि उतावलो 2 बार बढ़े। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो है वो मतलब क्या है कि व्यक्ति जो जितनी जल्द, हेस्ट मेक्स वेस्ट, व्यक्ति जितनी जल्दबाजी करता है उतना काम बिगड़ता है। तो हर काम को अपना समय लगता है, तो समय से पूर्व सोच के रखो और समय पर कर लो, तो हड़बड़ाहट करने की जरूरत भी नहीं होती है। और हड़बड़ाहट में काम समय भी डबल लग जाता है, चिंता भी होती है, टेंशन भी होता है और काम भी पूरा नहीं होता है। और जिस व्यक्ति को समय पर काम करके देना होता है उसकी हमको फटकार कहिए या उसका हमको सुनना भी पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम देख करके हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ऐसे अनेक और गुण हो सकते हैं कि अगर हमें सुखी पारिवारिक जीवन जीना है तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आपको अपने स्वयं से प्रारंभ करनी पड़ेगी। आप ये सोचोगे कि मेरे घर के जो है दूसरे सदस्य सुधरेंगे जब मैं सुधरूंगा, या वो अच्छी जो है वो कार्य प्रणाली को लागू करेंगे तब मैं भी लागू कर दूंगा। ऐसा नहीं है। दूसरा करे या न करे, आपको दूसरे का इंतजार नहीं करना है। सुबह शीघ्रम, अच्छा काम तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आपको तो जो है अपने ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे इस तरीके से रहना है। आप अपनी तरफ से ध्यान में रखो तो जो है वो आपके सब काम निश्चित समय पर होते रहेंगे और आप स्वयं सुखी बनोगे और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी जो है सुखी बना सकोगे। यानी कुल मिलाकर के जिस परिवार में
सदस्य जो है अपना अच्छी लाइफ स्टाइल रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे गुणों का पालन करते हैं, तो वह परिवार भी सुखी परिवार हो जाता है और सबको जो है सुख की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि हमारा मानव जीवन की हमको सफलता मिल गई है और हर व्यक्ति को जो है अपने अपनी सोच के अनुसार काम करने का समय मिल जाता है। उसको जो है किसी तरह का जो टेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि सुखी पारिवारिक जीवन, यह जीवन जीने की पद्धति बच्चों को प्रारंभ से ही संस्कार में दे देनी चाहिए, ताकि जब वो बड़े हो और ख़ास तौर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे तो वो अच्छे संस्कार उसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कोई बच्चा अगर बचपन के अंदर अच्छे संस्कार नहीं लेता है और वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो फिर उसका परिवार सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके हमेशा हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर तनातनी चलती रहेगी। उसका जो असर है वो उनके बाल बच्चों पर पड़ेगा और बाल बच्चे जब अच्छे नहीं बनेंगे तो आपको मायूसी भी होगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पिता अगर रुपया है तो उसका बेटा ₹1.25 होना चाहिए। और ये कायदा भी है, क्योंकि जनरेशन गैप होने से और हमारी साइंस टेक्नोलॉजी का विकास होने के कारण नई पीढ़ी उनका भरपूर उपयोग करता है साधनों का, और उपयोग करके कुछ नया सीखता है, नया ग्रहण करता है और अच्छी चीज़ को ग्रहण करता है, तो डेफिनेटली उसका विकास ज़्यादा होता है। चाहे कमाने की दृष्टि से हो, चाहे जो वक्तत्व कला की दृष्टि से हो, चाहे अन्य जो भी उसकी संगीत की हॉबी हो, कोई भी हो, तो वो अपने फादर से ज़्यादा सीख लेता है। सीख करके समाज के अंदर एक औकात बनाता है, स्थान बनाता है, अपना प्लेस बनाता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को सुखी पारिवारिक जीवन जीना चाहिए और वो जी सकता है। तो उसको जीने के लिए हमने बहुत से सूत्र आपको बताए, उनका पालन करना चाहिए। और जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन में सुखी है तो मान के चलिए कि वो दूसरे तरह के जीवन, व्यवसायिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन में उसके अंदर अवश्य सफल होता है। क्यों? कि वो घर के टेंशन से मुक्त होता है। जो व्यक्ति घर के टेंशन में ही घुला रहता है तो उसका इफेक्ट उसकी दूसरी जो कार्य पद्धतियाँ हैं उसके ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपने परिवार को सुखी बनाना है। परिवार को सुखी बनाने के लिए खुद को सुखी बनना है। और खुद को सुखी कब होगा व्यक्ति? जब कुछ जो सूत्रों की जिनकी हमने व्याख्या की है वह उसका पालन करता रहेगा। और ऐसे सूत्रों के लिए हमें समय समय पर जो है सभी परिवार के सदस्यों के साथ में गोष्ठी करनी चाहिए। और उस गोष्ठी के अंदर जो लोग उन मूल्यों को अच्छा जानते हैं, उनकी प्रस्तुति जानते हैं, उनका पालन करते हैं, वे लोग प्रस्तुति देने चाहिए। चाहे संडे हो, चाहे सैटरडे हो, जब प्रस्तुति सबके सामने जॉइंट फैमिली 50 की हो या समाज के अंदर वर्कशॉप कार्यशाला रखी जा सकती है, तो जब वो और लोगों के सामने वैसा जीवन जीने का एक सिस्टम आएगा, तब वो है व्यक्ति उसको फॉलो करेगा, उसको अनुकरण करेगा और उसको वैसा सिस्टम, वैसा पालन करके वह जो है अपने जीवन को सुखी बना सकता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सुखी पारिवारिक जीवन के लिए व्यक्ति अहंकार शून्य होना चाहिए। व्यक्ति में अहंकार की भावना को स्थान नहीं देना चाहिए। और जब व्यक्ति इन सूत्रों का पालन करेगा तो निश्चित तौर से वह सुखी पारिवारिक जीवन जी सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम वसुधैव कुटुम्बकम के सदस्य के रूप में अपना जीवन यापन करके और शांतिपूर्ण सहवास करें।